नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ जुड़ रही हूँ अंजना गुप्ता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। बचपन बड़ा खूबसूरत था, तब खिलौने ही जिंदगी होते थे दोस्तों। आज जिंदगी ही खिलौना हो गई है, ऐसा ही है यह प्रोग्राम। उलझन और उसके समाधान। देखिए, जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। और जब आपको कोई आपके लिए प्रशंसा नहीं करता है, आपको कुछ ऐसी चीजें बोलता है तो आप दुखी हो जाते हैं। तो क्या आपका स्विच बोर्ड आपके पास नहीं है? आप सोचिए थोड़ी देर के लिए। तो वही जो स्विच बोर्ड है, आपका स्विच है, वह दुख और सुख का स्विच। आइए आज हम सब लोग ढूंढते हैं ऐसे ही स्विच का, जिसका नाम है उलझन। और उस स्विच को ऑन ऑफ करना आपके हाथ में है, यानी जानते हैं समाधान। तो देखिए, जहां पर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वहीं पर मेरे साथ जुड़े हैं अजय शुक्ला जी, बिहेवियर साइंटिस्ट हैं। उनको भी नमस्कार करती हूँ। तो इस नमस्कार। तरह हम एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए, बेहतरीन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और दो लोग बैठ के आपके साथ जुड़ के यह समस्या का समाधान या ये उलझन आपकी जो है उनको समाधान करने की ओर जा रहे हैं। देखिए, जो भी आजकल हो रहा है, जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारी उलझनें ऐसी हैं जिन्हें हम सुलझा नहीं पाते हैं। उनका कारण अगर ढूंढते हैं तो बहुत डीप में, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ तो एक उदाहरण से समझाती हूँ कि एक बर्तन का पॉट है, उसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। तो उन चीजों में से अगर आप बॉल डाल रहे हैं, आप उनमें कंकड़ डाल रहे हैं, आप उनमें रेत डाल रहे हैं, उसके बाद भी जगह बचती है वो 2 गिलास पानी की। तो आप समझिए, अपने जीवन में भी वह बॉल्स कितनी जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। वह हमारा परिवार है, हमारी हेल्थ है। तो हम जब किसी पॉट को भरते हैं तो पहले बॉल डालते हैं, ना कि पहले रेत डालते हैं। जहाँ कंकड़ की बात है, वह हमारी नीड्स है, जैसे नौकरी करना, हमें कहीं जाना आना, ये सब चीजें हमारी नीड्स है। वहीं अगर हम रेत भर रहे हैं तो हमारे थॉट्स हैं जो निगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो ये मन मिटाव के कारण है, ये झगड़े के कारण है। अगर हम 2 गिलास पानी भी डाल रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ स्पेस रख रहे हैं कि लास्ट में 2 गिलास पानी रखें, जिससे हम उन थॉट्स को चेंज कर पाए। तो इस तरह से अगर कोई पॉट बार बार भरा दिख रहा है, मगर उसमें इतनी चीजें और जा रही हैं, यही हमारा जीवन है। इसी जीवन को समझना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से इस जीवन को समझें और किस तरह से हम अपने इन समस्याओं को सुलझाएं, क्योंकि हमारे अंदर रेत भी है, मिट्टी भी है, सब चीजें भरी हुई हैं, और साथ में 2 गिलास पानी भी है। तो आप इस चीज को, अजय जी, किस तरह देखते हैं इन उलझनों को? आप बताइए। बहुत अच्छा प्रसंग भी आपने रखा और जो उदाहरण आपके माध्यम से दिए गए, निश्चित तौर पर एक एस्ट्रोलॉजी और वो भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होने के नाते आपका जो कर्तव्य और दायित्व है उसे बड़ी ही बखूबी तरीके से आप निभाने का प्रयास भी कर रहे हैं। उलझेगी या उलझन मेरे पास में नहीं आएगी, इस प्रकार के मंतव्य या सोच या विचार हम अपने मन में करते हैं। और जैसा आपने कहा भी कि और जो उदाहरण भी हमको दिए, उससे भी हमें लगता है कि इस प्रकार की भी बहुत सारी बातें हमारी मनस्थिति में आती हैं, लेकिन एक समय के बाद में हमको लगने लगता है कि जीवन में उलझन ज्यादा है, पता नहीं ये सुलझ पाएगी कि या नहीं सुलझ पाएगी। तो उलझन आखिर है क्या, और उलझन के प्रति जो दृष्टिकोण आपने रखा वो बड़ा ही बड़ा दृष्टिकोण है। और एक इंसान जब अपने मन में बड़ा मन करके चलता है अपने जीवन में, तो कई बार तो वो छोटी छोटी उलझनों में उलझता ही नहीं है। और यदि किसी कारण से उलझ जाता है तो उसको सुलझने के तरीके पता होते हैं। अर्थात उसे लगता है कि हम किस स्थिति में किन उपायों से क्या विधि अपनाएंगे जिससे कि हम सुलझन की स्थिति में होंगे, हमें हम लगेगा कि हम सुलझ गए हैं। अब उलझने और सुलझने की जो प्रक्रिया है या सुख और दुख की जो प्रक्रिया है, जीवन इसी का नाम है। बहुत अच्छा आपने डिफाइन भी किया और उसका स्पष्टीकरण भी दिया। और हम लोग इन्हीं उलझनों में क्यों बहुत व्यथित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जी। मानसिक चिंता का कारण ये बातें बन जाती हैं।
तो उसकी गहराई में आप जब जाएंगे तो पता चलेगा कि जिन उलझनों में आप हैं और जिसे सुलझाने की समाज ने किसी कारण से हमारी मदद की, उसमें और आपके पूरे प्रयास में आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा बिंदु था, एक बहुत छोटी सी बात थी जिसने हमको परेशान कर रखा था, और वो परेशानी धीरे धीरे हमारे मन में निरंतर चलती रही, और उस परेशानी को हमारे परिवार ने, समाज ने और ज्यादा हवा दिया। कहा कि नहीं, ये जो उलझन है ये बहुत बड़ी उलझन है और आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और वो प्रॉब्लम भले ही हमें छोटी दिखाई दे रही हो, लेकिन हमारे मन ने उसको एक बड़ा स्वरूप मान लिया, और ये मान के हम चलते रहे कि पता नहीं अब ये समाधान होगा कि नहीं होगा। अर्थात समस्या और समाधान के बीच में हम उलझे रहे, हम द्वंद में रहे, और ये द्वंद बाह्य तौर पर हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने हमारे शरीर के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया, मन को भी दुखी किया। अब मन का दुर्बल हो जाना या शरीर का अस्वस्थ हो जाना, उसका मुख्य कारण हमें समझ में आया कि उस उलझन से उपजे हुए तनाव को लेके हमने निरंतर जद्दोजहद शुरू की और समाधान की ओर हम नहीं आए। लेकिन जैसे ही हमारे दृष्टि में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो गाइड हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनके समक्ष बैठ के उसे सुलझाने का छोटा सा प्रयास, जिसमें पहला बिंदु था कि हम अपने अहम को, अपने अभिमान को, अपने अहंकार को थोड़ा सा कम करते और ये मान के चलते कि जैसे शारीरिक व्याधियां आती हैं और उसका इलाज हम डॉक्टर के पास लेने जाते हैं, ऐसे मानसिक व्याधियां भी हैं और कुछ उलझने भी हैं जिसको हम काउंसलर के माध्यम से, अपने मेंटर के द्वारा सुलझाने का प्रयास करें तो हम समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही है। जैसा कि आपने समाधान की बात की है, तो इसी तरह हम एस्ट्रोलॉजी में समाधान कैसे करते हैं। देखिए, जो कुंडली होती है, हॉरोस्कोप होती है, उससे किसी व्यक्ति के बारे में, उसके व्यक्तित्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम जान जाते हैं। कैसे जानते हैं? देखिए, आपके अंदर बातचीत करने में कितने सरल हैं, आपका आचार विचार कैसा है, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप कितने सकारात्मक हैं, कितने नेगेटिव है, इसी के साथ आप में संस्कार कितने हैं, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता कितनी है, पावर कितना है, आप शारीरिक और मानसिक रूप से कितने प्रबल हैं, कितने स्ट्रांग हैं, साथ ही साथ आप में कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। ये सारी चीज हम लोग एस्ट्रोलॉजर कुंडली में भी देख पाते हैं। देखिए, इसके लिए बताना चाहूंगी कि जन्म कुंडली में ग्रहों का भी प्रभाव होता है। जो ग्रह होते हैं उसी से राशियां बनी है। तो जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति में बहुत, जैसे आपने अहंकार की बात की है, अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, अहंकार है, उसके अंदर दृढ़ता का अभाव है, किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति नहीं है, उसके अंदर फिजिकल इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सॉल्व कर पाए, तो हम इसको सूर्य ग्रह से देखते हैं। और सूर्य इसका कारक होता है। जिनका वीक होता है या किन्हीं कारणों से उस समय कोई ऐसी सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम्स चल रही है कुंडली में, तो निश्चित है उसके अंदर ये सब आने लगता है, या अच्छा है तो सुलझ जाता है। और क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ सूर्य है, सूर्य एक आत्मा के रूप में होता है, वही हर उलझन को सुलझाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हम, अगर छोटी छोटी मील मेक निकालने की आदत है या छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, हमारे अंदर हमारे जो वो है, क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी है, और साथ ही साथ हमारे अंदर जो इमोशंस है, और उनमें अगर हमारी कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है बार बार, तो समझिए आपका मून यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब है, या तो आपकी चंद्रमा की दशा किसी ऐसे ग्रह के साथ चल रही है, जैसे शनि के साथ चंद्र जब चलता है तो ऐसी स्थिति करता है, तो ये आपका वीक मून हो जाता है। वहीं पे अगले अगर हम देखते हैं कि आपके अंदर बहुत हौसला है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आपके अंदर निर्णय लेने का बड़ा पावर आ रहा है, आपके स्वभाव में आक्रामक भी हो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, और साथ साथ उतावलापन है, तो ये भी एक मंगल ग्रह के कारण होता है। अगर यहाँ वो मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल एक सेनापति के रूप में होता है, तो वह आगे बढ़ के, जैसे कहीं लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, कई बार आप कूद जाते हो, तो ये मंगल ग्रह का प्रभाव होता है कि आप वहां पे अपने को इन्वॉल्व कर लेते हो और उलझन में चले जाते हो। तो यह भी हमें समझना है कि हमें कितना जाना है। एक निर्णायक की भूमिका के रूप में यहाँ पर मंगल को हम
देखते हैं। वहीं पर अगर हम बुद्धि की बात कर रहे हैं, हमारी बुद्धि कितनी स्ट्रांग है। हम किसी चीज में अगर जा भी रहे हैं तो हमारी बुद्धि वहां कितनी फोर्स डाल रही है, वह हमारी वाणी कितना बोल पा रही है। वैसे तो हम कहते हैं कि कम बोलना चाहिए, पर अगर कहीं जरूरत है, बात विवाद हो रहा है कहीं, तो हम बीच में घुस गए। हम शरीर से तो घुस ही गए थे, पर हमने वाणी से भी वहां प्रहार कर दिया। तो वो भी आपकी एक उलझन है। यहाँ आपकी बुद्धि यानी बुद्ध आपकी दशा या अंतर दशा में कहीं निगेटिव जा रहे हैं, या कुंडली में खराब स्थिति में। कई बार लोगों का पड़ोसियों से संबंध बहुत खराब रहते हैं। उसका कारण यही ग्रह होता है कि आप हमेशा पड़ोसियों से थोड़ा थोड़ा आपकी चलती रहती है कि उसने ऐसा किया, पानी की समस्या या कोई समस्या, आपने पानी डाल दिया। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रह ही कराते हैं और यही आपको उलझाते भी हैं। अगर आगे की हम बात आपके बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम अगले ग्रहों को लेंगे। आप बताइए, इन सब जो मैंने अभी तक बोला है, उनका चारों का रिलेशन आप किस तरह देखते हैं? कि उतावलापन भी है व्यक्ति में, इच्छा शक्ति की कमी भी है, वाणी में भी दोष आ रहा है, और आप समझ सकते हैं उसके अंदर किसी चीज को करने की या सुलझाने की इच्छा शक्ति नहीं। ये चारों अगर ग्रह कहाँ है तो आप उसको कैसे सोचेंगे, कैसे समझेंगे उस उलझन को? बहुत अच्छी बात आपने कही। और व्यक्ति की जो मानसिक उलझन है, उसकी जो सोच में परेशानी है, या जो वो दिक्कत की स्थिति में है, तो उसे जिस तरह से आपने ग्रहों के माध्यम से और चार बड़े कारणों को हमारे सामने रखा है, निश्चित तौर पर इन्हीं बिंदुओं को जब हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखने का प्रयास करते हैं, तो यही सब बातें निकल के आती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने पड़ोसी की बात की। अब पड़ोसी से कोई विवाद है, छोटी छोटी बातों पर विवाद है, ये ठीक है कि बहुत बड़ा दर्शन हमारे पास में है कि हम चांद पर चले गए लेकिन पड़ोसी के यहाँ नहीं जा पाए। अब पड़ोसी के यहाँ नहीं जा पाने के जो कारण आपने बताए, वो निश्चित रूप से वहां अगर हम चले गए होते, उनसे संबंध जोड़ दिए होते, तो जब संबंध बन जाता है, कहने का अर्थ ये है कि सारी की सारी समस्याएं ये तीन चार चीजों के आसपास घूमती हैं। उदाहरण के लिए, या तो उसके केंद्र में व्यक्ति है, जैसा आपने कहा, व्यक्ति से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। अब जितने भी चिंतक हुए हैं, जितने भी मनीषी हुए हैं, वो कहते हैं कि अगर आप व्यक्ति और घटना को लेके ही जीवन भर चिंतन करेंगे तो आप अपने चिंतन को ऊंचाई की ओर कैसे लेके जाएंगे। तो उन्होंने उपाय बताया कि व्यक्ति और घटना को अगर हम थोड़ा सा फिल्टर करने का प्रयास करें, तो हमें पता चलता है कि व्यक्ति और घटना से जो निकल के आ रहा है वो कोई विचार है। विचार से अर्थ मेरा यहाँ जड़ है। तो जो जड़ है उसको अगर हम पानी देते हैं तो समस्याओं के समाधान में थोड़ी कमी आती है, या सुलझने की दिशा में हम कुछ कदम बढ़ा पाते हैं। ऐसे ही विचार से भी जो बारीक चीज है वो है हमारी भावनाएं। तो आप देखेंगे कि किसी इंसान की कुछ भावनाएं किसी भी कारण से, आस पड़ोस हो, परिवार हो, समाज हो, वहां अगर थोड़ा सा भी वो हर्ट होता है, या उसके हृदय में कोई बात चुभ जाती है, लग जाती है, पिंच हो जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो भावनाएं मेरी हर्ट हुई हैं, तो मैं किसी विचार से इसका समाधान करूं, किसी घटना को घटा के मैं इसका समाधान ढूंढूं, या किसी व्यक्ति को कोई उत्तर या प्रत्युत्तर दूं, या दुनिया के सामने उसको थोड़ा सा कम दिखाने का प्रयास करूं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आपने बताया कि किस तरह से सूर्य का जो जो मदद होती है प्रत्यक्ष रूप से हमारे को ऊर्जावान बनाने में, सशक्त बनाने में, या आत्मा का जो प्रतीक बताया आपने, तो ये बिल्कुल सही है कि अगर हम आत्मदृष्टि से ये चिंतन करें कि हमें व्यक्ति से, घटना से, विचार से और भावनाओं से भी ऊंचा उठ के हमें आत्मदृष्टि को विकसित करना है, तो वो आत्मदृष्टि विकसित करने के लिए जिन गुणों और जिन शक्तियों की हमारे अंदर आवश्यकता है, या जिन्हें हम कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, अगर उस पर हमने काम करना शुरू किया तो सुलझन की दिशा में एक बड़ा कदम हम उठा लेंगे। ऐसा मैं आपकी बातचीत को अपने मानस से निष्कर्ष के रूप में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आगे मैं बढ़ती हूँ। जैसे कई बार हमने देखा है कि लोग बाग स्कूल या एजुकेशन के फील्ड में या किसी धर्म के बारे में कोई टीवी देख लेते हैं, कोई इस तरह का वो देख लेते हैं, तो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब आपने क्या किया, आपने अपना रिएक्शन लिया और आप बिना मतलब में उलझ गए। इसको बोलेंगे जी। धर्म अंधता, आज जो बहुत ज्यादा समाज में फैलती जा रही है। तो देखिए, इसमें जो रोल होता है ये आपके विवेक का रोल है। आप उसको समझे, स्थितियों को, उसने किस स्थिति में कुछ बोला है।
तो वो चीज़ ना समझ के हम जो देखते हैं उसी पे रिएक्शन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी अपने विवेक को बहुत अच्छे से समझिए किसी भी समस्या में जाने से पहले। फिर आप अपने सम्मान को समझिए। अगर आप दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं तो आपका भी सम्मान कभी नहीं होगा। यह बात भी उलझन से ही जुड़ी हुई है क्योंकि आज समाज में इतने सारे अवार्ड मिलते हैं, लोगों को लगता है यही सम्मान है। मैं इसलिए इस बात को उठा रही हूँ, मैंने देखा है ये प्रैक्टिकली। उस सम्मान के लिए लोगों की होड़ लग गई है। अरे कौन सा सम्मान चाहिए, वहां पे क्यों उलझते हो? सम्मान देने वाला ऊपर वाला है और ऊपर वाला जो सम्मान देता है वो कोई नहीं दे सकता है। तो आपको छोटी छोटी चीजों में यहाँ पे उलझन नहीं पैदा करनी, अपनी ब्रेन में नहीं, अरे मुझे मिलना था मुझे नहीं मिल पाया। तो इस तरह से अगर देखें तो हमारा जो एक दया का भाव है वह भी हमारे अंदर से गायब होता जाता है। तो यहाँ भी एक उलझन बनती है कि हमें दया ही नहीं आ रही किसी चीजों पे, किसी चीजों की प्रॉब्लम पे भी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम गुरु जुपिटर ग्रह को देखते हैं और देखते हैं कि हम किसी चीज को कितना विस्तार से अपने ज्ञान को रख पाते हैं। हमारा जो ज्ञान है वह कितना विस्तृत है। तो यह चीज अगर आपके उलझन को सुलझाने में सहायता करती तो आपका ये गुरु है जो जुपिटर है, यही आपके जीवन में बहुत काम आता है, यही आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ाता है और यही आपके लिए सबसे सरल और अच्छा उपाय होता है। यहाँ पर मैं अगली बात करती, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिख रहा है या कोई हीरोइन बहुत सुंदर दिख रही है तो हर लेडीज या हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं उसका कॉपी करूं। वहां पे भी वो एक उलझन क्रिएट करता है अपने जीवन में कि मुझे उसके जैसा बनना है। उस चक्कर में वो अपनी सारी चीजों को दांव पे लगा देता है। यह भी एक शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। अगर वो निगेटिव हो जाता है तो लोग बाग ऐसा करने लगते हैं। वह भी एक उलझन पैदा करता है व्यक्ति के अंदर कि मुझे इतना सुंदर दिखना है, इतना कॉस्मेटिक लगाना है, इतनी चीजें खरीदना है। तो यह भी कारण होता है कई बार व्यक्तियों के अंदर कि इस कारण से वो बहुत सारी प्रॉब्लम में घिरते जाते हैं और आखिरी में उनके पास कुछ नहीं बनता है आज के ग्लैमर के युग में। और वहीं ऐश्वर्य के साधन इतने जुट जाते हैं व्यक्ति के पास कि वह उनकी इतनी हैबिचुअल हो जाता है कि अब वो पैदल भी नहीं चलना चाहता है और वो आपस में घर में लड़ाइयां करने लगता है, अपने जो फीमेल्स है उनके साथ भी मिसबिहेव करने लगता है। वो भी एक उलझन का कारण है। फीमेल्स फीमेल्स का करने लगती, जो सास बहू के रूप में देखते हैं हम कई बार, कई और रूप में देखते हैं। तो ये सब कारण वीनस से होता है, यानी आपके अंदर जालसाजी आ गई है, यानी आपकी जालसाजी ही उलझन का कारण बन गई है। तो यह भी एक ग्रह शुक्र ही है। और शनि ग्रह जिसकी बात इसलिए जरूरी है करना कि ये आपके आत्म संयम का है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी चीज में डिसिप्लिन में नहीं है और आपकी योजना बनाने की आदत भी नहीं है और आप अपने कर्म को ठीक से नहीं कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आप अपने छोटे कर्मचारियों से लड़ लेंगे। आप कहीं भी जाएंगे आपका कार्य ही नहीं होगा, आपका व्यापार ही नहीं होगा। तो यह भी कारण होता है लोगों का उलझन पड़ने का और वो सक्सेस नहीं होते हैं। फिर वो कहते हैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। अंजना जी कैसे होगी ये प्रॉब्लम सॉल्व? तो देखिए यह भी समझने की चीज है, उलझन को सुलझने की चीज है। और इस तरह से अगर आपकी कुंडली में ये चीजें निगेटिव हैं और आपके लिए दशा अंतरदशा में जा रही हैं खराब, जैसे हम देखते हैं कई बार शनि की दशा में लोगों को बहुत लंबे समय तक कोर्ट केस करना पड़ता है और वह कोर्ट केस सॉल्व ही नहीं होता है। तो यह भी हमें कुंडली में भी दिखाई देता है और यह हमारी उलझन का कारण बनता है कि शुरू में हमने ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साढ़े साती आती है तो हमें अपना अपमान भी बचाना है क्योंकि यह भी बहुत बड़ी चीज है। शनि 6 चीजों पे अटैक कर देते हैं। तो यह हम बाद में विस्तार से बताएंगे, बट अभी बताऊंगी कि हमें इन चीजों से कैसे बचना चाहिए जो हमारे अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। अजय जी बाद में हम 2 ग्रह और छाया ग्रह के बारे में बात करेंगे जो बड़े भयंकर हैं। तो इस तरह से आप इनके बारे में क्या रखते हैं विचार? बहुत अच्छी बात है आपने कही और मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि हम लोग समस्याएं किन कारणों से उत्पन्न हो रही हैं और समाधान के उसके क्या तरीके हैं और एक मनुष्य के पास में सहज तरीके
क्या हो सकते हैं अगर थोड़ा-सा वो अटेंशन देने का प्रयास करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हम जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, जैसा आपने कहा कि बहुत अधिक महत्वाकांक्षा को भी पोषित कर लेना कई बार हमारे लिए समस्या हो जाती है और आप अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में बहुत सारे लोगों के अधिकार को कहीं न कहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन सभी के बीच में एक संतुलित दृष्टिकोण आपको रखने की आवश्यकता होती है कि अगर हम किसी समस्या में हैं और समस्या को सुलझाने के लिए हमने कोई प्रणाली या कोई तरीका या कोई मेथड को हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें बेहतर विकल्प हमारे पास में क्या है, बेहतर हमारे पास में संकल्प क्या है? क्योंकि सुलझने की प्रक्रिया में हमारा जो चिंतन होता है, वो तो मददगार होता ही है और हमारे आस-पास जो लोग होते हैं, वो भी आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन आपके पास में जो क्लैरिटी है, आपके पास में जी। जो समस्याओं के संबंध में स्पष्टता जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर हम स्रोत पता कर लें कि मूल वो स्रोत ये है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। जैसे कर्म और भाग्य की फिलॉसफी को बहुत सुंदर ढंग से आपने स्पष्ट किया कि कर्म कहाँ हमारा साथ दे रहा है, कहाँ साथ नहीं दे पा रहा है। अगर नहीं दे पा रहा है तो कर्मों को हम कैसे सक्षम बना सकते हैं, कैसे मदद ले सकते हैं। अगर इन सब उपायों को हम सोचने, समझने और विचार करने का प्रयास करेंगे, तो समस्या तो सुलझेगी, हमारे मन में एक सुकून भी आएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी बातचीत में बार-बार ये बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं उस आत्म तत्व के साथ में परम सत्ता को भी कहीं न कहीं स्वीकार करें। और जब हमारी वो स्वीकारोक्ति हो जाती है, तो हमारा दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है और हमें लगता है कि समाधान मूलक हमारी प्रवृत्ति हो गई है और हम इस समस्या को सुलझाने में सक्षम भी हैं और सफल भी हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही, जो कि महत्वाकांक्षा की बात बहुत ज़रूरी थी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। और इसी के साथ आज जो जालसाजी चल रही है, आज जो हम देख रहे हैं कि वीनस का प्रभाव है ही साथ मैं राहु ग्रह को यहाँ बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि यह आपकी बहुत शार्प ब्रेन है, बहुत शार्प ब्रेन राहु देता है। लोगों ने बहुत गलत समझा है, बस उसका उपयोग, क्योंकि शार्प ब्रेन है कहीं पे तो वह उलझा देगा आपको। आपको उलझाने का काम सिर्फ आपका ब्रेन ही कर सकता है। सुलझाने का काम आत्मा करेगी, आपका और काम करेगी, पर आपको उलझाने का काम यहाँ राहु कर देगा। तो देखिए, जहाँ पे आपके अंदर ऐसा छल कपट आ जाए या आपके अंदर बहुत आलसीपन आ जाए, आप किसी समस्या को सॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं, या आप किसी ऐसी वाक्पटुता में आ जाए कि आपको शॉर्टकट पैसा कमाना है, उसमें भी आप उलझ जाते हैं कई बार और आप निकल नहीं पाते लंबे समय तक। आप लोग सट्टा बाजार में चले जाते हैं, आप जुआ खेलने लगते हैं, आप शेयर मार्केट करने लगते हैं। तो देखिए, जहाँ बहुत तेज बुद्धि है, ये आज्ञा चक्री है, अपना तेज बुद्धि है, वहां पे अगर आप उसको पॉजिटिविटी की ओर नहीं ले जाएंगे तो आप उलझते जाएंगे। और यह उलझन अगर सॉल्व करना है तो आपके बस की नहीं होगी, क्योंकि जो छाया है ना वह बहुत वास्ट होती है, बहुत बड़ी होती है। तो छोटी होती है फिर बड़ी हो जाती है। तो आपके जीवन में वो छाया रूपी राहु आपकी उलझन को सुलझाएगा ही नहीं। और ये आप प्रैक्टिकल देखते हैं कि 18 साल राहु की दशा जब चलती तो व्यक्ति में यह आता ही नहीं कॉन्फिडेंस कि हम इसे कैसे निकल पाएंगे। वहीं पे एक बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इतने अस्थिर होते हैं, कभी कहते हैं ये करेंगे, कभी कहते हैं वो करेंगे, ये उनकी उलझन है, क्योंकि वो ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। इसमें है ना, ज्यादातर देखें तो आप है ना आस्था का कारक केतु ग्रह को माना है, यानी आपकी पताका फहराना चाहिए, जहां आपका सम्मान बढ़ाना चाहिए आपको, वहां आप अस्थिर हो गए। आपकी उलझन क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, आप सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से जो दो छाया ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड में, वो दो ऐसे नोट पे हैं जहां पे व्यक्ति का पूरा जीवन घूमता है। उस जीवन में व्यक्ति उन्हीं की हिसाब से चलता है, क्योंकि आपके अंदर छल कपट अस्थिरता आ गई तो राहु केतु आपके एक्टिव हो गए और आप वो सब काम करेंगे जो आप सुलझा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से मेरे 9 ग्रहों के हिसाब से आप राहु और केतु, जो कि बहुत बृहद हैं और हमारे आज्ञा चक्र को खराब कर देते हैं, उसके लिए आपके क्या विचार होंगे अजय जी? बहुत अच्छी बात है। एक बात तो मुझे बहुत स्पष्ट यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी के साथ जो बातचीत करने का जो सबसे बड़ा लाभ मुझे ये मिल रहा है कि जो भी हमारे दर्शक हैं, वो
इस बात में बहुत गहरा एक स्थान देख पाएंगे कि दो लोगों की बातचीत के बाद भी हम अपनी जो बुद्धि है, अपनी जो सोच है, अपना जो चिंतन है, वो रख सकते हैं। हम इस प्रसंग या इस बातचीत को बहुत दबावपूर्ण तरीके से नहीं कर रहे हैं, बड़े सहज रूप से कर रहे हैं कि अगर दो लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं ग्रहों के बारे में। आपने जो बात कही, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि जो ग्रहों के बारे में जो दृष्टि है और जो लोगों का दृष्टिकोण है, एक एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में अपने आप को एक बड़ा स्थान नाम रखने के बाद में आपने जो इन ग्रहों की जो सकारात्मकता है, इनकी जो सार्थकता है, इनकी जो उपादेयता है, इनका जो योगदान है, वो इतने स्पष्ट रूप से रखा है कि समाज को जो कहीं ना कहीं ज्योतिष से भय था, वो भय उसके मन में समाप्त हो जाता है और उसे लगता है कि समाधान कारक ये जो हमारे मूल्य हैं और जो हमारे ग्रह हैं, उनके प्रति अगर हम अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखते हैं तो निश्चित रूप से समाधान के लिए एक सार्थक बातचीत भी हो सकती है, सार्थक तरीका भी निकल सकता है। और जहां हम उलझ रहे हैं तो वहां हमें सुलझने के बहुत स्पष्ट मार्ग भी नजर आने लगते हैं। कारण उसके पीछे ये है कि कर्म और भाग्य के बीच में द्वंद्व नहीं है। आपने ये बताने का प्रयास किया कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं, और उस पूरकता में अगर प्रतिष्ठा के बिंदु को हम स्वीकार करने का प्रयास करें कि इंसान को जहां अच्छा करना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, उसको जानकारी है, वो जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन वह जब अपना मूल्यांकन करने लगता है तो उसको पता चलता है कि कुछ संचित हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी हिसाब किताब हमको इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। तो वो भी कई बार हमारे उलझन और सुलझने के महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं, और उसमें जो ग्रहों का प्रभाव है और उसके जो जी। अगर हम उन उपायों को करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से वो उपाय हमें समाधान की ओर ले भी जाते हैं और हमारी मन स्थिति को ठीक भी करते हैं, हमें एक आंतरिक संबल भी प्रदान करते हैं कि हमारी जो आत्मा की। जी अजय जी, और मुझे बस आखिरी में यही कहना था कि हाँ, आप कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज चली गई थी। जी, तो यहाँ जो हमें आत्म संबल प्राप्त हो रहा है, आत्मा की ताकत मिल रही है, वही ताकत हमें कहीं न कहीं समाधान की स्थितियों में ले जाने में मददगार साबित होगी। उसमें हमारे कर्म भी हैं और पूर्व जन्मों के संचित कर्म भी हैं, और वर्तमान में जो उठाए जाने वाले कदम हैं, उसमें जो ग्रहों की दशा और दिशा है, उसके लिए भी अगर हम उपाय कर लेते हैं, उसे ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, तो वह भी हमें समस्या को सुलझाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने में मददगार भूमिका हो सकती है, उन ग्रहों की या उन उपायों की जिसके प्रति हम कहीं न कहीं अंतर्मन से आस्था रखते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है लोगों के निषेधात्मक भाव को क्रिएट करने की, मतलब उसे सुलझाना ही नहीं चाहता है। मतलब उलझन में जो डूबा आदमी है वह कोई समाधान ही नहीं ढूंढना चाहता है। मैंने कई बार देखा है, क्योंकि उसे लगता ही नहीं कि समाधान हो पाएगा, तो वो कई बार इस तरह का क्रिएशन करता है। तो वहीं पर जो मन इंद्रियां हैं जिसकी बात आपने की थी, और वह नियंत्रण में होना चाहिए, और साथ साथ वाणी का नियंत्रण, आहार भी आपका ठीक होना चाहिए, विचार भी आपके अच्छे होना चाहिए। आप अगर देखते हैं तो आप में विनम्रता होना चाहिए, जो कि आपके अंदर नहीं आती है। अगर आप प्रसन्न हैं और आत्मदर्शन कर सकते हैं तो निश्चित है आप सब समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह से हम आखिरी में यही कहेंगे कि अगर सूर्य आपका खराब हो रहा है, ईगो को, अहंकार को कम करना होगा। अगर आपका क्रोध आ रहा है तो मंगल ठीक करना होगा, गुरु ठीक करना है, विवेक को जागृत रखना है, वाणी के दोष को ठीक करना है, बुद्ध ठीक करना है, कोई चीज लंबी नहीं जाए तो शनि को ठीक करना है, और काफी चालाकियों को अवॉइड करना है तो राहु है। वहीं पर अगर ग्लैमर जीवन है तो आपको वहां पे कुछ ऐसी चीजें करना है जिससे कि आप फिटनेस भी रखें और ऐश्वर्य के साथ भोग करें और लोगों की हेल्प भी करें। वहीं चालाकियों को अवॉइड करें, और केतु अचानक कोई काम नहीं करेंगे तो आप किसी उलझन में नहीं उलझेंगे। और ही साथ जो आखिरी बात मैं रखूंगी कि कुत्ते को कोई रंग नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्यों? क्योंकि उसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो इसी तरह हमें अपनी चीजें नहीं दिखाई देती हैं, हमें लगता है हमारे अंदर ये सब नहीं है, पर हमारे अंदर ये सब चीजें होती हैं। इस तरह से मैं आखिरी में कहूंगी कि मेरे रब तो जमाने में, मेरे ऐप तो जमाने में उजागर हैं, फिक्र वो करें
जिनके गुनाह पर्दे में हैं। तो आप बहुत कुछ बताइए इस बारे में और अपन लोग इसी के साथ हाँ, समाप्ति की ओर। बहुत अच्छा आपने अंतिम स्वरूप में जो प्रयास किया वो निश्चित तौर पर ये बात जो आपने कही थी कि मीन मेक और कमी कमजोरियों को देखने की जो दृष्टि है उसे हमें समाप्त करना होगा। और एक बात और जो आज के पूरे एपिसोड में उलझन और समाधान की दिशा में जब हम जाने की बात करते हैं, उलझन से मुक्त होकर समाधान की ओर कैसे जाएं, उसके लिए सबसे बड़ा जो दृष्टिकोण है कि अहम को हम न्यूनतम करें, और जिसको मैं कह सकता हूं कि प्लीज डाइल्यूट योर आई। मैं को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन अहंकार को न्यूनतम किया जा सकता है। जैसे ही हम न्यूनतम करेंगे तो उलझन समाप्ति में लगभग आधा समाधान तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि अहम ही है जो उलझन को बढ़ाता है। तो अहम को न्यूनतम करने के लिए कहीं ना कहीं हमें साधना पद्धतियों की आवश्यकता होगी, स्वाध्याय की आवश्यकता होगी, कि जब स्वाध्याय बढ़ता है उस स्थिति में भी हम अपने अहंकार को न्यूनतम कर पाते हैं। और जब अहंकार न्यूनतम होता है तो हमें ये समझ में आता है कि हम अपनी आलोचना कैसे करें, अपनी कमी कमजोरी को कैसे देखें। और इस बीच में जो एक और बात निकल के आई आज के पूरे डिस्कशन में, कि अगर हमने लोगों की अच्छाई देखने का प्रयास शुरू कर दें, हम गुणग्राही दृष्टि को विकसित कर लें और छोटी सी भी अच्छाई को बड़े ही विधिवत तरीके से, सम्मानित तरीके से, स्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति को बताएं, तो उसके अंदर समस्या समाधान के प्रति एक दृष्टिकोण भी विकसित होगा और उसे अपनी ताकत का एहसास होगा कि मेरी छोटी सी भी अच्छाई सामने वाले के लिए कितनी बड़ी बात है, और वो बड़ी बात को बड़े ही सम्मान पूर्वक हमें स्पष्ट भी करने का प्रयास कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये जो गुण और सद्गुण देखने की बात है, अच्छाई देखने की बात है, यहाँ मैं प्रशंसा और अच्छाई में अंतर कर रहा हूँ, क्योंकि प्रशंसा कई बार दूसरी समस्या खड़ी कर सकती है, लेकिन अगर किसी के द्वारा कोई छोटा या बहुत छोटा सा भी अच्छा कार्य हुआ है, उसे हम प्रमोट करें, हम उसे आगे बढ़ाएं, तो ये आत्मा की ताकत को बढ़ाता है और स्वयं को और दूसरों को सुलझने में बड़ा एक आसान रास्ता बना देता है। और उस रास्ते की ओर हम दोनों ही बहुत अच्छे पथिक के रूप में बढ़ जाते हैं समाधान की दिशा में। यही हमारे मन का, हमारे भाव का, हमारी आत्मा के लिए सच्चे समाधान का स्वरूप हो सकता है। जी, धन्यवाद अजय शुक्ला जी। बिहेवियर साइंटिस्ट तो हैं, इनकी 12 किताबें भी हैं जो बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, और उनको समझना इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्यपूर्ण है। तो मैं इसी के साथ चर्चा को विराम दे रही हूँ। नमस्कार अजय जी। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। जी, अगली हम लोग नया एपिसोड लेके आप लोग के साथ आएंगे, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट पे लिखें कि आपको कौन सा एपिसोड पसंद है और किस तरह का हमें रखना चाहिए। मैं आप लोगों को इनवाइट कर रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों।